हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल स्टडी का यूनिट 3, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। पर्यावरणीय अध्ययन। तो पहले देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन क्या है। हमारे पर्यावरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सजीवों में अपना विकास और पोषण करने के लिए आवश्यक तत्व एवं प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। मतलब हमारे पर्यावरण में जो सजीव होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, उनमें क्या है, अपने विकास की, अपने पोषण करने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं और प्रक्रियाएं यानी प्रोसेस हैं वो विद्यमान हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, गहरी समझ विकसित करना, जिससे कार्य कारण जो है वो संबंध स्पष्ट हो सके तथा हमें विवेकपूर्ण हम निर्णय ले सकें, पर्यावरण अध्ययन का ये मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये एक रीज़न है जो इसके लिए हमारा पर्यावरण अध्ययन कराना जरूरी है। पर्यावरण का मतलब होता है सराउंडिंग, जो अपने आसपास की चीज़ें, जिस भी चीज़ से हम सराउंड है वो सब क्या है, पर्यावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए कि उन्हें उनके पर्यावरण की डीप नॉलेज हो। चीज़ें जो है उनसे जो चीज़ कनेक्टेड है, पर्यावरण में सिर्फ साइंस का टॉपिक नहीं आता है, इसमें सोसाइटी आती है आपकी, जो कि सोशल साइंस का टॉपिक है। आसपास की चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें, आसपास का नेचर और आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें जिससे जिससे आप सराउंड हैं वो सब कुछ पर्यावरण के अंदर आता है। इसलिए पर्यावरण अध्ययन बहुत ज़रूरी है। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। अब पर्यावरण पढ़ाने के लिए जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक का लेखक अनुभवी एवं विज्ञान से संबंधित विषय का व्यक्ति होना चाहिए। मतलब इसका जो लेखक है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए और साइंस का जो मतलब समझता हो, जो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, वो उसका राइटर होना चाहिए। पुस्तक मनोवैज्ञानिक आधार पर लिखी जानी चाहिए, अर्थात स्तर, यहाँ पे स्टार लिखा है या स्तर करेंगे, स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। हर छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए लिखी जानी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि हर एक छात्र एक दूसरे से डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि उस मतलब जो भी बुक उन लोग बना रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी के नीड्स को पूरी कर सके। पाठ्य पुस्तक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में दैनिक समस्याओं से जुड़ी बातें होनी चाहिए। ये सब जो आपके टॉपिक्स, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे भी आ सकता है कि ये चारों पॉइंट्स दे दे और उसमें से बोले एक नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है, ऐसे ऐसे करके भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से करेंगे। पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता यानी इसके यूजेस क्या क्या हैं। छात्रों को तथ्यों की जानकारी, ज्ञान अभिवृद्धि के लिए आवश्यक जो वैज्ञानिक रुचि तथा प्रेरणा रहती है उसका संचार करती है। नेक्स्ट है आपका, पाठ्य पुस्तकें छात्रों में स्व अध्याय हेतु प्रेरणा देती हैं। स्व अध्याय मतलब होता है खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी के लिए क्या करती हैं, प्रेरणा देती हैं, मोटिवेट करती हैं। मैक्सवेल ने पाठ्य पुस्तकों के बारे में लिखा है कि यह वह साधन है या वह मीडियम है जिनके थ्रू हम अध्यापक जो है किसी विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। अब जैसे कि पर्यावरण तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग स्टूडेंट को कैसे उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ाएं, ये सारी चीज़ें हम लोग बुक के अकॉर्डिंग अपना डिसाइड करते हैं। पाठ्य पुस्तकों के दोष। लेखक वैज्ञानिक तथ्यों को सरल एवं स्पष्ट रोचक ढंग से प्रस्तुत करने में असमर्थ है। जो अभी मतलब प्रेजेंट में हम लोग बुक्स यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि उसमें क्या है, जो भी फैक्ट्स जो बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहा है राइटर, वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं कर पा रहा है। सेकेंड है आपका, पाठ्य पुस्तकों का प्रस्तुतिकरण अमनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। अमनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है मतलब साइकोलॉजिकल नहीं रहता वो,
उस वैसे करके प्रेजेंट करते हैं। बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होती है, टेक्निकल वर्ड्स वगैरह कभी कभी यूज़ कर लिए जाते हैं, कभी कभी यूज़ किए जाते हैं। तो ये क्या इसके डीमेरिट्स में शामिल है। पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों से यह संबंध का ध्यान नहीं रखा जाता। सह संबंध है, ये सह संबंध का ध्यान नहीं रखा जाता है। आधुनिक पुस्तकों में छात्रों की मनोवृत्तियां, रुचियां एवं आवश्यकताओं को ध्यान में न रखकर विषय वस्तु का संकलन नहीं होता। थर्ड पॉइंट का मतलब है जैसे कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो कभी कभी क्या होता है जो ईवीएस की बुक है वो उस टॉपिक को अपने अंदर अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाती है, तो उससे मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब दोनों में नहीं रह पाता है, तो उससे मतलब सह संबंध का ध्यान नहीं रखा जाता। आधुनिक पुस्तकों में मतलब ये जो मॉडर्न बुक्स हो रही हैं उसमें क्या होता है, जो मतलब बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जो उनके नीड्स हैं, उसका कभी कभी क्या होता है इंक्लूड नहीं होती कभी कभी वो चीज़ें। तो उसके अंदर जैसे बुक्स के अंदर कुछ अगर अच्छे पॉइंट्स हैं तो कुछ ख़राब पॉइंट्स भी रहते हैं एक्स्ट्रा में। जैसे कि अगर ये सब तो उसकी इंटरनल क्वालिटीज़ हो गई, अगर एक्सटर्नल क्वालिटीज़ पूछ लेता तो जैसे बाहर में क्या होता है, कभी कभी पेजेस अच्छे नहीं होते, प्रिंटिंग अच्छे से नहीं हुए रहती है, बुक की बाइंडिंग अच्छे से नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेजेस निकलने लग जाते हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं, उसके एक्सटर्नल फीचर्स हो जाते हैं। पाठ्यक्रम के सरोकार, जो पर्यावरण पाठ्यक्रम है उसके सरोकार। पर्यावरण सभी के लिए समृद्ध है तथा सभी के लिए आवश्यक भी है। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी व्यवसाय से संबंधित हो तथा किसी भी आयु का हो, पर्यावरण के समान रूप से प्रभावित होता है तथा वह अपने कार्यों से पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसका स्वभाव वास्तव में सार्वभौमिक है या फिर यूनिवर्सल है। पर्यावरण सभी के लिए समृद्ध है और सभी के लिए आवश्यक भी है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होता है, किसी भी एज का होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें क्या होता है, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस पड़ता ही पड़ता है। इसलिए मतलब अपने पर्यावरण की डीप अंडरस्टैंडिंग हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। वैसे तो पर्यावरण संबंधी अनेक क्षेत्रीय समस्याएं हैं, परंतु भूमंडलीय ताप का बढ़ना, ओजोन परत में छेद, वनों तथा ऊर्जा संसाधनों में कमी आदि कुछ अति महत्वपूर्ण समस्याएं भी हैं जो कि समस्त मानव जाति को प्रभावित करने वाली समस्याएं हैं, और इसके निवारण के लिए हम सभी को विश्व स्तर पर एक साथ सोच विचार करने की आवश्यकता है। जैसे पर्यावरण तो हर चीज़ है, हमारी सोसाइटी है, और मतलब हमारे जो प्रॉब्लम्स आसपास चलते रहते हैं, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो पर्सनल ना होकर के क्या है, सभी के लिए एक जैसी हैं। जैसे हो जाएगा जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें छेद होता जा रहा है, जैसे पेड़ कट रहे हैं, जानवरों को मारा जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि हर कोई मतलब दुनिया में हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, वो उसमें मतलब हर कोई प्रभावित होता है। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिसमें हम लोगों को एक साथ मिल करके सोच विचार करने की आवश्यकता है। अवधारणाओं का बनना यानी कॉन्सेप्ट्स का बनना। पर्यावरण विश्व का संपूर्ण पक्ष प्रदर्शित करता है, परंतु इसके किसी विशिष्ट समय तथा स्थान पर जो गतिविधि होती है उसे सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली का बोध होता है। मतलब पर्यावरण क्या रहता है, हर एक पक्ष को प्रेजेंट करता है, दुनिया में जितने भी पक्ष हैं सबको प्रेजेंट करता है, लेकिन किसी विषय मतलब किसी पर्टिकुलर समय और मतलब स्थान पर जो एक्टिविटी होती है उससे हम लोग क्या करते हैं, उसकी सामाजिक और आर्थिक प्रणाली को जानते हैं। छात्र विद्यालय में भौतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का अनुभव करता है तथा कक्षा में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन सामाजिक तथा भावनात्मक वातावरण से अनुभव करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब जैसे छात्र है तो वो क्या करेगा, क्लास में जाएगा, अलग अलग चीज़ों का सामना करता है, उससे क्या होता है, उसको मतलब चीज़ें समझ में आती हैं कि दुनिया में मतलब कितने अलग अलग टाइप के लोग हैं,
है ना, अलग अलग टाइप की मतलब सामाजिक परिस्थितियां हैं, जैसे कि मतलब कोई अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई रिच है, कोई पुअर है, किसी को मतलब कभी कभी रेसिज्म भी क्लास में देखने को मिलता है, काला गोरा करके मतलब ऐसे करके लोग चिढ़ाते हैं। फिर कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई पढ़ने में थोड़ा कम मतलब एवरेज है, तो ऐसी चीज़ों में भी वो देखता है कि मतलब वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो उसे मतलब ये सब देख करके समझ में आता है और उसके व्यवहार में चेंजेस आता जाता है, और उसको मतलब ये सब चीज़ें साथ लेकर के चलना है, ऐसा भी वो समझता है। अवधारणाओं को निम्न दृष्टिकोण के साथ बनाया जा सकता है। इससे मतलब जो बच्चे का कॉन्सेप्ट है कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसे प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक का शिक्षण होना चाहिए। मतलब प्राइमरी लेवल से मतलब जो आप यूनिवर्सिटी लेवल तक जाते हैं तो वहाँ तक उसका अध्ययन पर्यावरण का होना चाहिए। इसके अध्ययन में सभी विषयों को महत्व दिया जाना चाहिए। पर्यावरण की समस्याओं का आकलन क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय दृष्टि से किया जाना चाहिए। पर्यावरण का बालक के विकास पर प्रभाव। पर्यावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है, जो बालक के जीवन, स्वभाव, व्यवहार और अभिवृद्धि विकास पर प्रभाव डालता है। वातावरण एक ऐसा भाग है जो बालक के मानसिक यानी मेंटल, नैतिक यानी मोरल और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। वातावरण जो है हमारा एनवायरनमेंट, वो हमारे मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन से संबंधित होता है। प्राकृतिक, सामाजिक और मानसिक वातावरण भी मानव के स्वभाव को निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित करता है। अब देखो कैसे करके परिवर्तित करता जाता है। पहला है प्राकृतिक वातावरण, जो मतलब पर्यावरण है बालक के विकास पर कैसे कैसे करके प्रभाव डालता है। पहले देखते हैं प्राकृतिक वातावरण पर। प्राकृतिक वातावरण कैसे डालता है प्रभाव। प्राकृतिक वातावरण से हमारा अभिप्राय पृथ्वी के विभिन्न शक्तियों तथा उस पर रहने वाले जीवों से है। जलवायु से, जो जलवायु यानी आपका जो क्लाइमेट है, से व्यक्ति क्रियाशील एवं स्वस्थ रहता है। अगर जलवायु अच्छा है तो व्यक्ति कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा, हेल्दी रहेगा। और अगर वही जलवायु उसका खराब है तो वो क्या हो जाएगा, मतलब उसके बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। आपने देखा होगा कि जैसे जो लोग इंडस्ट्री वगैरह में वर्क करते हैं तो मतलब कंटिन्यू उन लोग जैसे उसी धुएं को अपने ब्रीथिंग के थ्रू अंदर लेते हैं तो उनको मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, कभी कभी कोई कोई उनको बड़ी डिजीजेस भी हो जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपका जो जलवायु है वो अच्छा होना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव बालक के रंग, रूप, स्वभाव एवं अन्य शारीरिक इंद्रियों पर पड़ता है और उसी के अनुसार मनुष्य की विभिन्न शक्तियों का निर्धारण होता है। और एक एग्जाम्पल इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल अलग है, तो यहाँ के लोगों में और जो अमेरिका के लोग हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। उनकी हाइट, कलर थोड़ा हम लोगों से अलग होते हैं। तो ये सब चीज़ें, अब फिर अगर हम लोग अफ्रीका में देखेंगे तो वहाँ का अलग होता है। तो ये जो प्राकृतिक वातावरण है ये इसका जिम्मेदार है या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्राकृतिक वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पर। सामाजिक वातावरण। मानव सुनने, बोलने और बातचीत करने की शक्ति द्वारा ही सामाजिक वातावरण सृजित करता है। मतलब सोशलाइज कैसे होता है, जैसे जितना ज़्यादा वो मतलब लोगों को सुन रहा है, बोल रहा है, बातचीत खुद कर पा रहा है, मतलब लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा है, उतना ही ज़्यादा वो सामाजिक वातावरण को सृजित कर सकता है। सभ्यता इसी पर आधारित है। जब व्यक्ति चैतन्य होने के बाद अपने चारों तरफ देखता है तो उसे अपनी सभ्यता का, संस्कृति से संबंध, भाषा, विभिन्न कलाएं, धन, धर्म, वैभव तथा अपने अन्य सुख के साधन दृष्टिगोचर होते हैं। सामाजिक वातावरण में परिवर्तन करने हेतु गांव, नगर, विद्यालय एवं परिवार आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः शिक्षक को छात्र का वातावरण समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी उसे सामाजिक बनाया जा सकता है। टीचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का जो मतलब उसकी जो सोशल लाइफ है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके फ्रेंड ग्रुप, उसकी सोसाइटी कैसी है, हर एक चीज़ टीचर को पता होना चाहिए,
ताकि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको टीचर सॉल्व करके बच्चे को अच्छे से सोशलाइज कर पाए। आपने देखा होगा कि हम लोग जैसे इंडिविजुअल बीइंग को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो जो मतलब इंट्रोवर्ट्स होते हैं, मतलब जो अपने अंदर ही अंदर ज़्यादा वो मतलब बात करते हैं, अंदर अंदर ही रह जाते हैं, तो ऐसे लोग कौन होते हैं जिनके साथ मतलब या तो हो सकता है उनके बेसिक नेचर में भी हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन से उनको इतना दबाया जाता है, उनके साथ इतना मतलब कुछ ना कुछ ऐसी खराब घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, सोशलाइज होने से डरने लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का सामाजिक वातावरण बहुत अच्छा हो, क्योंकि अगर बच्चे का सामाजिक वातावरण अच्छा होगा तभी वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट है आपका मानसिक वातावरण। बालक कुछ स्वाभाविक क्षमताएं लेकर जन्म लेता है। यदि उन्हें उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता तो वह स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। अतः मानसिक वातावरण के लिए कुछ जरूरी सुझाव। मानसिक वातावरण तो आप लोग सब जानते होंगे कि मतलब आपके दिमाग जो है उसके लिए किस तरह का वातावरण होना चाहिए। हर कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, नेगेटिव एनवायरनमेंट में कोई भी नहीं रहना चाहता। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जरूरी, जैसे घर का पर्यावरण हो गया। घर या परिवार बालक का प्रथम सामाजिक पर्यावरण होता है। तो इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं कि जो घर का परिवार है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, बचपन से सबसे पहला इंटरेक्शन अपने फैमिली में ही करता है। तो उसके फैमिली की अगर अच्छी मतलब उसके फैमिली मेंबर्स अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उसको क्या होता है, दिमाग में मतलब उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है। लेकिन अगर वहीं पे माँ बाप ऐसे हैं जो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अंदर ही अंदर नेगेटिव होते जाते हैं। आपने बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में भी देखा होगा, जैसे आप सुनते होंगे कभी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने ये क्राइम किया, तो हमेशा उसके क्राइम के पीछे देखना कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी ही रहेगी, या तो उसके साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ होगा, या मतलब उसको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला होगा जैसा मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे दिमाग पर प्रभाव डालती हैं। दूसरा है आपका, जे.एस. प्लांट ने कहा है, यदि बालक का परिवार आर्थिक संकट में होता है तो उसमें सहनशीलता इत्यादि गुणों का विकास हो जाता है। ऐसे बालक जब बड़े होते हैं तो वह धन एकत्रित करने में सुख का अनुभव करते हैं। तो देखो, इसका मतलब आर्थिक संकट का मतलब इकोनॉमिकली कितना बच्चा स्ट्रांग है, ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना। ये एक तरीके से आपके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव भी डालता है और नेगेटिव प्रभाव भी डालता है। अगर मान के चलो बच्चा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो बचपन में क्या होगा, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी खाने पीने की, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरा है, उसको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बेटर मिलेंगी, तो एजुकेशन में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बाकी चीज़ें भी सुख सुविधाएं उसे मिलेंगी, तो वो उसका मतलब अच्छे से डेवलपमेंट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यही चीज़ें ना बच्चे के लिए नेगेटिव भी बन जाती हैं, हानिकारक भी बन जाती हैं। कैसे? क्योंकि मान के चलो, अगर बच्चा बचपन से ही उसे हर चीज़ ईज़िली अवेलेबल होते जा रही है, हर चीज़ ईज़िली अवेलेबल होते जा रही है, तो क्या होता है, वो हार्ड वर्क करना छोड़ देता है। तो मतलब वो बचपन से हार्ड वर्क किए ही नहीं रहता है, तो बड़े होकर के क्या होता है, उससे वो चीज़ एकदम से नहीं हो पाती। तो इसलिए जो आपके जे.एस. प्लांट हैं, उन्होंने कहा है कि यदि बालक का परिवार आर्थिक संकट में होता है तो उसमें सहनशीलता इत्यादि गुणों का विकास हो जाता है। मतलब ये ऐसा मानते हैं पर्टिकुलर ये जो पर्सन है, बल्कि जबकि ऐसा होता नहीं है। ये चीज़ें मतलब जो बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना आपके लिए ज़्यादातर पॉजिटिव ही होता है। बस ये है कि आपको उससे एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, हार्ड वर्क की मिलनी चाहिए। तो ये ऐसा मानते हैं कि अगर बच्चे का परिवार बचपन से ही मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे सहनशील बन जाता है, उसके अंदर गुणों का विकास हो जाता है। तो ऐसे बालक जब बड़े होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने को ही अपनी खुशी समझने लगते हैं, उसी में अपना सुख का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है आपका समाज का पर्यावरण। अब समाज का पर्यावरण कैसा है? समाज के पर्यावरण का परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बालक के उस पर प्रभाव पड़ता है विकास पर।
सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं एवं प्रथाएं। अब समाज का वातावरण कैसा होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि समाज में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग अलग रीति रिवाज रहता है उनका, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हर किसी के लिए जो शादी की परंपराएं हैं वो अलग होती हैं। हिंदू में किसी और तरह से होती है, मुस्लिम्स में किसी और तरह से होती है, क्रिश्चियंस की अलग तरह से होती है, पंजाबी की अलग तरह से होती है। तो ये सारे जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, रिचुअल्स है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे सामाजिक मतलब बालक के विकास पर प्रभाव डालती हैं। चाहे नेगेटिव भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है। सामाजिक सुविधा मतलब समाज में आपको कितनी सुविधाएं अवेलेबल हैं। फिर है वर्ग, जाति तथा वर्ण के क्रियाकलाप। सामाजिक सुविधा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जिस समाज में रहते हैं उसमें आपको कितनी सुविधाएं अवेलेबल हैं। जैसे कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, डेमोक्रेसी रहती है, कहीं पे डेमोक्रेसी नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब सोशल अवेलेबिलिटी रहती है। तो मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी है, बच्चा वहाँ पे खुल के अपनी बात किसी के सामने रख सकता है, लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पे वो अपनी बातों को नहीं रख पाएगा खुल करके। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चे के विकास पर प्रभाव डालती हैं। वर्ग, जाति तथा वर्ण के क्रियाकलाप मतलब जो अलग अलग वर्ग के लोग, जाति, वर्ण के क्रियाकलाप कैसे अलग अलग होते हैं, तो वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। मनोरंजन के साधन एवं तरीके, एंटरटेनमेंट के कितने आपको साधन मिले हुए हैं, उसका तरीका क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। फिर आता है विद्यालय का पर्यावरण। तो स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है कि टीचर हर एक बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे। तो स्कूल के एनवायरनमेंट में सिर्फ टीचर का नहीं आता, इसमें भी जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल में फैसिलिटीज़ कितनी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है या नहीं, टॉयलेट की फैसिलिटी है या नहीं, सेपरेट गर्ल्स और बॉयज़ की टॉयलेट्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्कूल के फिज़िकल कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। फिर आता है जैसे कि एक टीचर एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में। जैसे कि टीचर है उसको कैसा होना चाहिए, बच्चे की प्रॉब्लम को समझने वाला होना चाहिए। लेकिन कुछ टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपने कम नंबर लाया है, उसकी प्रॉब्लम्स को जाने बिना, जिससे बच्चा क्या होता है, अंदर अंदर से डर जाता है और टीचर से प्रॉब्लम शेयर करने में डरने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर है उसे बच्चे को समझना चाहिए, उसके मतलब प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करके उसे रेमेडियल प्रोवाइड करना चाहिए। फिर आता है आपका कौशल या स्किल। कौशल या स्किल क्या होता है? तो देखो, किसी भी कार्य को संपन्न करने की कला को कौशल कहा जाता है। जैसे लेखन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, भाषण कौशल या प्रबंधन कौशल। मतलब कोई भी मतलब काम होता है, जैसे लिखना हो सकता है, या फिर अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या हम कैसे किसी के सामने लेक्चर देते हैं, या फिर किसी चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं। तो आप देखे होंगे कि कोई जैसे मैनेजमेंट का एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे किसी 2 पर्सन को काम दिया गया मैनेजमेंट का, एक पर्सन उसी काम को बहुत अच्छे से कर लेता है, दूसरा नहीं कर पाता। पहला वाला पर्सन इसको इसलिए कर पाया क्योंकि उसके अंदर क्या है, मैनेजमेंट स्किल्स हैं। हो सकता है जो दूसरा पर्सन हो वो एक अच्छा पेंटर हो सकता है, अच्छा कुक हो सकता है। तो मतलब स्किल्स लोगों के अंदर अलग अलग होती हैं, लेकिन स्किल के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस स्किल को बार बार प्रैक्टिस करें। स्किल एक किसी भी काम को करने का मतलब तरीका होता है। अगर आप उस चीज़ को ना मतलब अच्छे से कर पा रहे हैं तो वो चीज़ आपके अंदर मतलब जैसे मान के चलो कोई खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है तो हम लोग बोलेंगे कि उसकी कुकिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो ये होता है कौशल। किसी कार्य को संपन्न करने की कला को कौशल कहा जाता है। जैसे लेखन कौशल यानी कोई लिखने में बहुत अच्छा हो सकता है, अभिव्यक्ति कौशल अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर सकता है, भाषण कौशल, प्रबंधन कौशल आदि। अब कौशल का विकास के लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो कौशल के विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप सिर्फ उसको रीडिंग के थ्रू नहीं कर पाएंगे या पढ़ करके आप कौशल नहीं सीख जाएंगे या देख करके नहीं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आप उस स्किल्स में उतने बेटर होते जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या करते हैं, वो लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा वो लोग प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा उनकी स्किल्स में सुधार आता जाता है।
किसी भी कार्य में कुशलता अचानक ही नहीं आती, धीरे धीरे ही किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति किसी कार्य में कुशल हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में बालक शैशवावस्था में बोल पाने में असमर्थ होता है। कुछ समय के बाद, कुछ शब्दों के कुछ वर्षों बाद उसके अंदर क्या होता है, थोड़े थोड़े वर्ड्स की जानकारी आती है। एवं इसी तरह अपने भाषा को ही वो मतलब ज्ञान, भाषा के ज्ञान को बढ़ाते हुए वो एक दिन अपनी बात को बोलकर अच्छे तरीके से समझाने में कुशल हो जाता है, अच्छे से व्यक्त कर पाता है और इन सब चीज़ों में वो सक्षम हो जाता है। तो बालक पहले बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना सीखता है। कौशल, कौशल के विकास, कौशल के विकास के लिए पर्याप्त आवश्यकता की ज़रूरत होती है। ये वाला हम लोग कर चुके हैं, इसमें फिर से एक बार ये रिपीट हो गया है। उदाहरण के रूप में जैसे बालक शैशव अवस्था में बोल पाने में क्या होता है, असमर्थ होता है। कुछ समय के बाद वो मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा बोलते हुए अपनी बातों को व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। जितना ज़्यादा वो लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा उसका कम्युनिकेशन अच्छा होता जाएगा। उसके बाद फिर वो क्या करता है, उसको पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। अच्छा, आपने लिखने के लिए भी देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, हैंड राइटिंग की बहुत ज़्यादा बचपन में प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उनकी हैंड राइटिंग बहुत बेटर हो जाती है। हम छोटे क्लासेस में भी बच्चे को जो कर्सिव राइटिंग की बुक या हिंदी वाली जो हैंड राइटिंग की बुक होती है वो क्यों देते हैं, जिससे बच्चा उसमें प्रैक्टिस कर करके एकदम अपनी राइटिंग को परफेक्ट बनाए। तो कौशल का मतलब होता है कि किसी कार्य को आप अच्छे से करने में अगर कुशल हैं तो वो आपकी स्किल्स में इंक्लूड हो जाता है। कौशल के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है उसकी रुचि एवं अभिप्रेरणा, मतलब उसका इंटरेस्ट होना और मोटिवेशन होना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो ये था आपका यूनिट 3 ईवीएस का। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मतलब पहले आप यूनिट पूरे 8 आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, उसके बाद सभी चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लासेस चलेंगी और आपको 2012 से लेकर के 2021 तक आए हुए सारे क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।